हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश सर आप सभी को अपने ब्रेनवेव परिवार में स्वागत करता हूं। और आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको और बेहतर ढंग से पढ़िए, जिससे आपका सिलेक्शन और ये जो 2025 है ना उसमें नौकरी, और 2026 में शादी। समझ गए ना, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलना मतलब बहुत ही अपनी लाइफ में ऊंचाइयों को प्राप्त करने के बराबर होता है। और आजकल तो ट्रेंड में चला भी जा रहा है, चलाया भी जा रहा है कि सरकारी नौकरी मतलब भगवान से एक बार मिलन। समझ गया ना। इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। आज हमारा फिजिक्स, और फिजिक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स का ये एक टॉपिक है। फिजिक्स में ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एक टॉपिक है। किसका? ग्रेविटेशन का ही। ग्रेविटेशन का ही एक टॉपिक है जिसका नाम है अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल। क्या है? अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ गए ना। इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। समझिए, सबसे पहला हम लोग समझेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। समझिए, हम अभी बता दे रहे हैं। अभी हमारा टॉपिक जो चल रहा है हमारे पास है, जिसको कहा जाता है सेंट्री, क्या? सेंट्री, थोड़ा सा बड़ा लिख रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों बल ही हैं। ये दोनों क्या हैं? बल हैं। जरा समझिए, सेंट्रीपिटल फोर्स को कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल। क्या कहा जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कहा जाता है? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, इसको क्या कहा जाता है? अभिकेंद्रीय बल। और सेंट्रीफ्यूगल को कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। क्या कहा जाता है? अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय बल। थोड़ा सा ऊपर में हिंदी गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर दे रहे हैं। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। समझते हैं इसके बारे में कि क्या है ये दोनों, क्या चीज है, समझते हैं। जरा समझिए इसके बारे में हम लोग क्या समझ रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसको कहते हैं, मतलब अभिकेंद्रीय बल किसको बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल किसको बोलते हैं। जरा समझिए। एक तो ये एक्शन में तभी आएगा जब अगर कोई गति वृत्तीय आकार में हो रही हो या सर्कुलर शेप में क्या हो रही हो, गति हो रही हो। मतलब ये हमारे पास क्या है? एक सर्किल है और ये इसका सर्कल का क्या है? केंद्र है। ये सर्कल का क्या है? केंद्र है। और इस पे कोई बालक या कोई कार, इस पे कोई बालक या कोई कार क्या हो रहा है? दौड़ रहा है। कोई बालक और कोई कार इस पे क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। यानी इस पे इसके मतलब वृत्तीय आकार में ये क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। वृत्तीय आकार में क्या कर रहा है? ये चक्कर लगा रहा है। ये क्या कर रहा है? वृत्तीय आकार में क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। समझ गए क्या? समझ गए क्या? ये वृत्तीय आकार में क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। जरा समझिए, जब वृत्तीय आकार में जब चक्कर लगा रहा जाता है ना, तो इसको बोलते हैं स्पर्श। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखीय, स्पर्श रेखीय वेग। क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखीय वेग। मतलब इसको किससे दिखाते हैं? भी से। किससे दिखाते हैं? भी से। कोई दिक्कत की बात? इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखीय वेग। ओमेगा भी लिखते हैं, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं। जब ये वृत्तिकार आकार में जब ये बालक या कोई कार जब चक्कर लगाता है, समझ गए ना, जब वृत्तिकार आकार में कोई बालक और कार चक्कर लगाता है, तो इस समय दो बल कार्य एक्शन में आते हैं। एक बल हमारा लगता है जो सेंटर की तरफ, और एक जो बल लगता है वो किधर की तरफ लगता है? बाहर की तरफ। जैसे अगर जो अंदर की तरफ लग रहा है बल, जो अंदर की तरफ बल लग रहा है, इसको अगर हम
FC से लिखें और जो बाहर की तरफ लग रहा है मतलब FO से लिखें। FO मतलब आउट, आउट, आउट मतलब बाहर के साइड, और FC का मतलब सेंटर की तरफ। कैसे? FC का मतलब सेंटर की तरफ। और जानते हैं FO मतलब बाह्य बल, FO मतलब आउटर साइड बल लग रहा है, FC का मतलब क्या है? अंदर की तरफ या केंद्र की तरफ बल लग रहा है। FC का मतलब किधर की तरफ? केंद्र की तरफ। बात समझ में आए क्या? समझिए, यही यहाँ पे कहानी, ये दोनों एक्शन में आ गए हैं, दोनों में एक्शन में आ गए हैं। मतलब समझिए, जो बल बाहर की तरफ लगता है, मतलब जब वृत्ताकार आकार में कोई वस्तु या पिंड चक्कर लगाता है, उस समय दो बल लगते हैं, एक बल केंद्र की ओर लगता है और एक बल बाहर की ओर लगता है। और जो बाहर की तरफ लगता है ना, उसे कौन सा बल बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। बात समझ में आए क्या? जिसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। बात समझ में आए क्या? और एक बल अंदर की ओर लगता है जिसको FC कहे हैं, और FC ये कैसा बल है? अभिकेंद्रीय बल है। कैसा बल है? अभिकेंद्रीय बल। ये कैसा बल है? अभिकेंद्रीय बल है। ये अभिकेंद्रीय बल है। कैसा बल है? अभिकेंद्रीय, जिसको कहा जाता है क्या कहा जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहा जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आया क्या? यानी हम सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार आकार में गति कर रही होती है तो उसमें दो तरीके के बल लगते हैं, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। एक बाहर की ओर, एक अंदर की ओर। जो बाहर की तरफ लगता है, जो बाहर की तरफ लगता है उसको क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो अंदर की तरफ लगता है उसी को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, जिसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहा जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आया क्या? यानी ये तभी दोनों एक्शन में आएगा, इनका नाम तभी हम चर्चा में लेंगे, इनका नाम हम तभी चर्चा में लेंगे जब हमारा कोई वस्तु या पिंड किसमें चक्कर लगा रहा हो? वृत्ताकार आकार वाले शेप में क्या लगा रहा हो? चक्कर लगा रहा हो। यानी बाहर की तरफ बल लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे? अपकेंद्रीय। बाहर की तरफ, साथ साथ बोलो, बाहर की तरफ अपकेंद्रीय, अंदर की तरफ अभिकेंद्रीय। बाहर की तरफ अपकेंद्रीय, अंदर की तरफ अभिकेंद्रीय। समझ में आया क्या? शांति से लिखते रहिए, ठीक है ना? समझ गए ना? हाँ, ज्यादा समझ में आ जाएगा तो ज्यादा खुश नहीं होना है। यानी बाहर की तरफ अपकेंद्रीय, अंदर की तरफ अभिकेंद्रीय। बात समझ में? अंदर वाले फोर्स को FC से दिखाए हैं और बाहर वाले फोर्स को FO से दिखाए। और जानते हैं इनके बीच की कहानी है कि जो बाहर वाला बल लगता है जिसको FO बोलते हैं, और जो अंदर वाला बल लगता है इसको FC बोलते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड यानी परिणाम दोनों का क्या होता है? बराबर होता है। यानी दोनों का क्या परिणाम आपस में क्या होते हैं? आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जानते हैं ये आपस में कैसे होते हैं? FO और FC आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। FO और FC क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। समझ गए ना? समझ गए ना? हाँ, जरा समझिए, यही कारण है कि हमारा पूरा गाड़ी जो मुड़ाव रास्ते पे चलती है वो पलटती नहीं है। और हम आपको धीरे धीरे उस सारे कॉन्सेप्ट को बताएंगे। यही कारण है कि हमारा सूर्य, हमारा पूरा ब्रह्मांड सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। समझ गए ना? यही कारण है कि जब दही खाते हैं ना, जब दही को क्या किया जाता है? महा जाता है। जब दही को क्या किया जाता है? महा जाता है तो उससे घी निकलती है। ये सारी क्या है? कहानियां हैं। यही कारण है कि रोड को एक तरीके से, एक तरफ से क्या करके बनाया जाता है? उठाकर बनाया जाता है। यही एक्शन है, बहुत सारा कार्य है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण। क्या ले लेते हैं? अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण। एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके? अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण। अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण। अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण समझिए। हम लोग समझते हैं और समझते हैं कहानी को क्या है
तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है, जो E1 है, जो पहला एग्जाम्पल है इसका समझिए। जैसे ये हमारा एक छोटा सा क्या है, ये सन है, ये हमारा क्या है, एक सन। छोटा नहीं बोलेंगे भाई, सन छोटा नहीं है, ये सन है। और सन के चारों तरफ हमारे क्या लगाते हैं, चक्कर, ग्रह चक्कर लगाते हैं। सन के चारों तरफ क्या चक्कर लगाते हैं, ग्रह, जिसको कहा जाता है प्लानेट। क्या कहा जाता है, प्लानेट। बात समझ में आई क्या, ये प्लानेट। यानी हमारे जो ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। जब चक्कर लगाते हैं ना, तो इसी समय एक ग्रह पे, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, एक प्लानेट को घेर दे रहे हैं। ग्रह पे एक सूर्य के केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसी को कौन सा बल बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। अभिकेंद्रीय बल यहाँ पे लगता है। कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है। अभिकेंद्रीय बल लगता है, यानी सूर्य के ओर एक बल लगता है जिससे ग्रह अपने चारों तरफ अपने एक्सिस पे, अपने ध्रुव पे क्या लगाते रहता है, चक्कर लगाता है। तो सबसे पहला उदाहरण ये है कि हमारा जो सोलर सिस्टम में है, जो हमारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो किसके कारण लगाते हैं, अभिकेंद्रीय बल के कारण लगाते हैं। यानी ग्रह का उदाहरण है, ग्रह का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। क्या लगाना, चक्कर लगाना। ये किसका उदाहरण है, अभिकेंद्रीय बल का क्या है, उदाहरण है। यानी इसी कारण सूर्य के चारों ओर हमारे ग्रह क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। कोई दिक्कत की बात, स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत सारा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइड हट जा रहा हूं, ले लिए क्या। चलिए इसका दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण जानते हैं क्या है, कि हमारे पास जब रास्ता होता है ना, जरा बात को समझिए। दूसरा उदाहरण क्या है, कि आप कहीं कहीं देखे होंगे कि अगर जहां पर मुड़ावदार रास्ता होता है, दूसरा उदाहरण क्या है, जहां पर मुड़ावदार रास्ता होता है, ऐसा रास्ता होता है ना, उस समय देखिएगा, जहां पर मुड़ावदार रास्ता होता है ना, तो थोड़ा सा, जहां पे मुड़ावदार रास्ता होता है ना, तो थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ से क्या किया जाता है, डेंड किया जाता है। थोड़ा सा बाहर की तरफ क्या रहता है, हल्का उठा रहता है। बाहर की तरफ क्या किया जाता है, हल्का उठाया जाता है। जानते हैं इसका वजह क्या है, कि इसका जो केंद्र होगा ना, और यहीं पे बालक बना दे रहे हैं। बाइक बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो यहाँ पे बालक जब दौड़ेगा ना इस सड़क पे, तो इस समय क्या होगा कि अभिकेंद्रीय बल एक्शन में आएगा। कौन सा बल एक्शन में आएगा, अभिकेंद्रीय बल एक्शन में आएगा। कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल एक्शन में आएगा। मतलब कार्य में आएगा, अभिकेंद्रीय बल एक्शन में आएगा। बात समझ में आया ना। और जिसके वजह से गाड़ी पलटती नहीं है। मतलब ऐसे थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, उठा के बनाते हैं, जिससे अभिकेंद्रीय बल थोड़ा ज्यादा लगता है अंदर की तरफ। क्या लगता है, थोड़ा ज्यादा लगता है अंदर की तरफ, जिसके कारण हमारा गाड़ी वाड़ी पलटती नहीं है। यानी दूसरा उदाहरण क्या है, रास्ते को थोड़ा सा उठा हुआ बनाना। रास्ते को थोड़ा उठा हुआ होना। ये भी हमारा किसका उदाहरण है, अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। समझ गए क्या। चलिए एक तीसरा उदाहरण हम आपको एग्जाम्पल बना दे रहे हैं। एग्जाम्पल एक तीसरा ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, तीसरा। एग्जाम्पल नंबर हम तीसरा ले रहे हैं। समझिए उसमें तीसरा क्या है, समझते हैं। हमारे पास ये क्या है, न्यूक्लियस है। थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं, समझ गए ना। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, जिसको कहा जाता है नाभिक। क्या कहा जाता है, नाभिक। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या मारते हैं, चक्कर मारते हैं। दोस्तों न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या मारते हैं, चक्कर मारते हैं। और न्यूक्लियस में जानते हैं क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, निगेटिव। और इसी के कारण इनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है। और किधर की तरफ लगता है, केंद्र की तरफ लगता है। केंद्र की तरफ, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट में नहीं जा पाता, मतलब इधर उधर फेंका नहीं पाता। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के तरफ, न्यूक्लियस की ओर बल लगना। ये भी किसका उदाहरण है, बल लगना।
ये भी किसका उदाहरण है? हमारे पास अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। यानी जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते हैं तो उसके केंद्र की तरफ एक बल लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। समझ पाए? कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग उदाहरण लेते हैं अपकेंद्रीय बल का। अब किसका उदाहरण ले लेते हैं? अपकेंद्रीय बल का। अपकेंद्रीय बल का क्या कर लेते हैं? उदाहरण ले लेते हैं। अपकेंद्रीय बल समझिए। अपकेंद्रीय बल जरा समझिए, दही से घी का निकालना, दही से घी का निकालना बताए थे, अभी हम नाम भी लिए थे। जब हम उसको क्या करते हैं? जब रोटेट करते हैं, जब उसको बार बार ऐसे करते हैं, रोटेट करते हैं, तो उस समय जिसको मोहना बोलते हैं, उसको जैसे ही रोटेट करते हैं तो क्रीम बाहर की तरफ क्या हो जाता है? निकल जाता है। जो दही में से दही के छाली का क्रीम होता है वो क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। और बाहर की तरफ बल लगाना तो दही से घी का निकालना कैसा, किसका उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल। समझिए वॉशिंग मशीन में, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़े को सुखाना, ये भी किसका उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल का उदाहरण। समझिए क्यों है? उसमें वॉशिंग मशीन में जब कपड़ा डालते हैं ना तो कपड़ा बहुत तेजी से क्या करता है? रोटेशन करता है। बहुत तेजी से क्या करता है? रोटेशन करता है। और उसमें जो पानी के बूंद कपड़े में फंसे होते हैं ना, बाहर से बहुत तेजी से बाहर क्या हो जाते हैं? निकल जाता है। और बाहर की तरफ जो बल लगता है वही तो बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। यानी दही से घी का निकालना किसका उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल का। वॉशिंग मशीन में कपड़े का सुखाना किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात नहीं, अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। अच्छा एक बचपन वाला उदाहरण ले लेते हैं। बचपन में आप सभी किए होंगे, हम तो किए हैं, और आप नहीं किए हैं तो अभी कर लेना। जब समझिए बचपन में हम क्या करते थे? एक धागे से एक छोटे से सॉलिड को, एक ठोस पदार्थ को बांधते थे और ऊपर की तरफ क्या करते थे? बहुत तेजी से घुमाते थे। बहुत तेजी से क्या करते थे? घुमाते थे। उस धागे से एक छोटे से ब्लॉक को बांध के बहुत तेजी से जब घुमाते थे तो घुमाने के दौरान जब धागा टूटता था ना तो पत्थर बाहर की ओर बहुत तेजी से जाता था। बहुत तेजी से क्या होता था? पत्थर जब घुमाने पर बाहर से बहुत तेज की ओर क्या होता था? बहुत तेज से फेंकाता था। वो भी किसका उदाहरण है? अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। यानी क्या लिख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि धागे से पत्थर को घुमाने के दौरान बाहर की ओर तेजी से जाना, ये भी किसका उदाहरण है? तेजी से जाना। ये भी किसका उदाहरण है? तेजी से जाना। ये भी किसका उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल का। यानी अपकेंद्रीय बल का मैंने सबसे पहले अभी दोबारा रिपीट करते हैं। अभिकेंद्रीय बल का मैंने उदाहरण बताया, रोड का उठा हुआ होना, सूर्य के ओर ग्रहों का चक्कर लगाना, नाभिक के ओर इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना, ये किसका उदाहरण है? अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण। अपकेंद्रीय में मैंने बताया आपको सबसे पहले दही से घी का निकालना, वॉशिंग मशीन में कपड़े का सुखाना, और मैंने बोला कि जब बचपन में पत्थर को बांधकर हम चारों ओर अपने घुमाते थे तो उस समय पत्थर बहुत तेजी से बाहर की ओर चला जाता था। ये भी किसका उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। सभी को समझ में आया क्या? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक समझिए, एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा यहीं पे बता देते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहा जाता है जी का, जी पर प्रभाव, स्मॉल जी। जी पर प्रभाव मतलब स्मॉल जी पर प्रभाव। ये जो स्मॉल जी है ना, जिसका मतलब होता है गुरुत्व त्वरण। क्या होता है? गुरुत्व त्वरण। गुरुत्व त्वरण, गुरुत्व त्वरण जिसको कहा जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू
एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको कहा जाता है। और जरा बात को समझिए, जी का मान भी घटता बढ़ता रहता है। हमने बताया था कि जी का मान न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दौरान कितना लेते हैं, जी का मान न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दौरान कितना लेते हैं, जी इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। जी कितने के बराबर होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड के क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन जी में अभी हम लोग पाएंगे कि जी का मान घटता बढ़ता रहता है। समझिए, इसको एक डायग्राम से पढ़ते हैं। अब ये जरा देखिए, ये कैसा डायग्राम है, ये अपने पास एक ग्लोब है। क्या है ये, ग्लोब है। और जरा बात को समझिए, पृथ्वी यानी अर्थ का जो हमारे पास अर्थ है, जो हमारे पास अर्थ है, जो पृथ्वी है ना, उसका आकार जानते हैं कैसा है, पृथ्वी का आकार मालूम है कैसा है, पृथ्वी का आकार मालूम है कैसा है, जियोइड है। कैसा है, GEOID, जियोइड आकार का है। जियोइड का मतलब ऊपर से थोड़ा सा देखिए, ऊपर से थोड़ा सा चपका और बीच में थोड़ा सा बाहर की ओर निकलना, मतलब अंडा देखें, अंडा, अंडे की आकार की हमारी क्या है, पृथ्वी है। भाई ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे हैं हम, फिजिक्स है, लेकिन थोड़ा सा इसको आपको दिखाना जरूरी है क्योंकि समझ में आएगा। यानी पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोइड है। पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोइड। ऊपर से ऐसा थोड़ा सा चपटा है और बाहर में ऐसा क्या हुआ है, निकला हुआ है, मतलब अंडे के आकार का है। समझने के लिए, अंडा भी वैसे ही होता है, बाहर में थोड़ा सा ऐसा निकला होता है, ऊपर से थोड़ा सा धंसा होता है। समझ गए क्या, समझिए, हमको क्या समझना है इसमें, समझिए। हमारे पास ये क्या है, केंद्र है। ये क्या है, केंद्र है। ये पृथ्वी का क्या है, केंद्र है। दिख रहा है ना सभी को, ये पृथ्वी का क्या है, केंद्र है। दूसरा ले लें क्या कलर, ये पृथ्वी का क्या है, केंद्र है, येलो ले लेते हैं। और जरा समझिए, हम लोग रेडियस के बारे में जानते हैं। समझिए, ऊपर की तरफ, यानी ऊपर में हमारा क्या है, यहाँ पे ध्रुव है। ऊपर में क्या है, ध्रुव है, जिसको कहा जाता है पोल। क्या कहा जाता है, पोल। ठीक है ना, इधर भी ध्रुव होता है, ये भी क्या होता है, ध्रुव है। ये भी क्या है, ध्रुव है। ये भी क्या है, ध्रुव है। ये भी हमारा क्या है, पोल है। थोड़ा ब्लैक कलर ले लेते हैं, क्या है, हमारा पोल है। ब्लैक कलर आजा, क्या है, पोल है। क्या है, पोल है। समझिए, ये पोल है। और जरा समझिए, ये हमारे पास क्या है, इक्वेटर है। इससे क्या, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर है। ये क्या है, इक्वेटर है। ये क्या है, इक्वेटर है। समझ गए क्या, समझ गए क्या। जरा समझिए, यहां पे हमारे पास जिसको कहा जाता है विषुवत रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा। समझिए, अगर हम यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की अगर रेडियस निकालें, और यहां से यहां तक की रेडियस निकालें, और हम इसको बोल देते हैं क्या, आरपी बोल देते हैं, मतलब रेडियस पोल का। समझ गए क्या। और यहां से यहां तक का रेडियस निकाले तो इसका मतलब क्या होता है, आर ई। क्या होता है, आर ई, मतलब इक्वेटर का रेडियस। अच्छा, जरा बात को समझिए, ये पृथ्वी के आकार से समझ में आया। अच्छा, आरपी ज्यादा है कि आर ई ज्यादा है, आरपी ज्यादा है कि आर ई, मतलब आरपी का मतलब है कि केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, और आर ई का मतलब है कि जो इक्वेटर में हमारे पास होता है ना, विषुवत रेखा की मतलब त्रिज्या, विषुवत रेखा की त्रिज्या। यहां पे आप पाइएगा, देखिएगा कि आर ई जो है ना, अपने पास जो आर ई है ना, वो ज्यादा है किससे, आरपी से। किससे ज्यादा है, आरपी से। बात समझ में आया क्या, यहां से हमारा कंसेप्ट एक निकल के आता है कि आर ई ज्यादा है किससे, आरपी से। आर ई ज्यादा है किससे, आरपी से। बात समझ में आया क्या, आर ई किससे ज्यादा है, आरपी से। इसको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत। यानी हमको ध्यान दे देंगे, ये इक्वेटर वाला है। कौन सा वाला है, इक्वेटर वाला आर है। और ये कौन सा आर है, पोल वाला आर है। कौन सा वाला है, पोल वाला। बात समझ में आया क्या, बात समझ में आया क्या, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ये इक्वेटर वाला है और ये पोल वाला है। इक्वेटर वाला त्रिज्या ज्यादा होता है, पोल वाला त्रिज्या क्या होता है, हमारा कम होता है। अभी हम उसको समझेंगे, अभी कहानी अब समझते हैं। समझिए, हमारा जो जी का प्रभाव है, समझिए, जी का प्रभाव, किसका प्रभाव, जी का, जी पर, जी का नहीं, जी पर प्रभाव, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, जी पर प्रभाव। और जरा समझिए, वो जी पर प्रभाव पड़ रहे हैं जब हम पृथ्वी के सतह से क्या जाते हैं, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते हैं, या ध्रुव से भी कहां जाते हैं, ऊपर जाते हैं। यानी जब हम कहां जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं। जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो उस समय देख लेते हैं कि जी पर क्या प्रभाव पड़ता है। समझिए, अब हम लोग ले लेते हैं कि ये हमारा एक वृत्त है, और ये वृत्त है, तो ये हमारा क्या है, एक अर्थ है। मतलब वृत्त मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, अर्थ है। और ये जरा समझिए, ये अर्थ का क्या है, केंद्र है। ये क्या है, हमारे पास सेंटर है।
और यहां से तो यहां तक हम बोले कि ये अपना क्या है, रिलेशन है। ये क्या है, आर ई है, ये क्या है, आर ओ है। और समझिए हम बोले हैं कि पृथ्वी के सतह से ऊपर, तो थोड़ा ऐसे दिखा दे रहा है। सतह से ऊपर मतलब क्या है, ये एच है। ये क्या है, एच बोलते हैं। स्मॉल एच कैपिटल एच से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए ना। तो जरा समझिए, हमारे पास एक रिलेशन होता है स्मॉल जी। पिछले क्लासेस में बताएं कि स्मॉल जी इक्वल टू होता है जी एम बट्टा में क्या होता है, आर स्क्वायर। क्या होता है, जी एम बट्टा में क्या होता है, आर स्क्वायर। जरा देखिए यहां पे आर बढ़ रहा है कि घट रहा है। यहां तक तो आर हुआ, इससे सतह से ऊपर की तरफ चलेगा तो ये क्या हुआ, एच हुआ। यानी इस समय जो आर का वैल्यू है क्या हो जाएगा, आर ओ प्लस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर ओ प्लस एच। जरा इसमें रखते हैं तो रिलेशन निकल के आता है जी इक्वल टू जी एम बट्टा में क्या हुआ, आर ओ प्लस एच का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अरे यही ना होगा। और जरा समझिए, पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है समझते हैं कि जरा देखिए आर प्लस एच, आर यहाँ पे क्या हो गया, आर प्लस एच हो गया। आर क्या हो गया है, आर प्लस एच हो गया है। जरा देखिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। आर के जी क्या है, जी क्या है, दूरी का, यानी आर का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो यानी आर का अगर वैल्यू बढ़ेगा, आर का वैल्यू बढ़ेगा तो जी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। यानी जी का वैल्यू क्या होता है, घटता है। यानी पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर जी का वैल्यू क्या होता है, घटता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि बताइए कि जब हम केंद्र से ऊपर की ओर जाएंगे, मतलब केंद्र या पृथ्वी के सतह से जब ऊपर की ओर जाते हैं, तो बताइए कि ग्रेविटी का फोर्स या ग्रेविटी घटता है कि बढ़ता है। तो जी क्या होता है, घटता है। स्मॉल जी क्या होता है, घटता है। बात समझ में आया, बात समझ में आया क्या। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए। समझिए एक और कंडीशन ये है कि पृथ्वी की गहराई में जाते हैं। कहां जाते हैं, पृथ्वी की गहराई में। पृथ्वी की गहराई में जाने पर, पृथ्वी की गहराई में जाने पर, पृथ्वी की गहराई में जाने पर क्या होता है, इसको समझते हैं। पृथ्वी के गहराई में जाने पर समझिए इस समय हमारे पास एक रिलेशन होता है। पृथ्वी मतलब चेंज जी डैश निकाल रहे हैं, तो जी डैश इक्वल टू होता है जी इंटू में 1 माइनस एच बट्टा क्या होता है, आर होता है। ये रिलेशन डेरिवेशन के बाद आता है, ये रिलेशन डेरिवेशन के बाद आता है। समझ गए ना। क्या होता है कि जी डैश इक्वल टू जी इंटू में 1 माइनस एच बट्टा में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। एच बट्टा में क्या होता है, आर स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात, लिखिए जरा। समझ गए क्या। समझिए यहां पे हमारे पास होता है, अच्छा यहाँ पे आर स्क्वायर लिख दिया, आर ए होता है, आर होगा। समझ गए ना। यहाँ पे क्या होता है, एच बट्टा में क्या होता है, आर होता है। समझ गए ना। समझिए जब यहाँ पे हम रिलेशन निकालेंगे तो एच हमारा क्या हो रहा है, ये अगर हम पृथ्वी ले रहे हैं, ये अगर हम पृथ्वी ले रहे हैं और गहराई के अंदर जा रहे हैं, गहराई को ऐसे ही दिखाएंगे ना। जब अंदर की तरफ जाते हैं, ये हमारा क्या है, केंद्र है। जब अंदर की तरफ जाते हैं तो हमारे पास एच एक्शन में आ गया। किस में आ गया है, एच एक्शन में आ गया। तो यहां से अगर दिखाएंगे तो जी डैश इक्वल टू क्या होता है, जी, और यहाँ पे एच बढ़ता है, एच यहाँ पे भी क्या होता है, बढ़ता है। तो 1 माइनस एच बटा क्या होगा, आर। और यहाँ से इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आता है। कुछ ना कुछ क्या निकल के आता है, रिजल्ट निकल के आता है। कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आता है। मान लेते हैं कि इसका कुछ ना कुछ क्या होता है, वैल्यू होता है। कुछ ना कुछ क्या होता है, वैल्यू होता है। जैसे ही वैल्यू आएगा 1 में से हम कुछ घटाएंगे तो यहाँ पे भी जी का मान, यानी जी का जी डैश का मान क्या होता है, घटता है। यानी जब पृथ्वी का हम गहराई में जाते हैं तो जी का मान हमारा क्या होता है, घटता है। जब ऊंचाई में जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, घटता है। उस समय भी घटता है। और जब गहराई में जाते हैं तभी भी जी का मान क्या होता है, घटता है। तभी भी जी का मान क्या होता है, घटता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए क्या, ले लिए क्या। चलिए एक कॉन्सेप्ट और आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है कि पृथ्वी के ध्रुव पे, पृथ्वी पृथ्वी के ध्रुव पे, समझ लीजिए ये भी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के ध्रुव पर तो समझिए अभी मैंने बताया कि ऊपर नीचे जाने के लिए जी का वैल्यू, जी डैश का वैल्यू होता है जी 1 माइनस एच बट्टा में क्या होता है, आर। अरे हाँ कि ना। जरा समझिए ये हमारा पृथ्वी है और ध्रुव पे जाएंगे तो ये हमारा क्या है, ध्रुव है।
और ध्रुव पे आर कितने के बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। ध्रुव पे आर कितने के बराबर हो जाता है, 0 के बराबर होता है। और समझिए तो जी डैश का वैल्यू जरा निकालते हैं, तो जी 1 माइनस एच बट्टा में आर, तो ये एच कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, मतलब आर 0 के बराबर नहीं, एच यहाँ पे एच कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर। एच कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर, और एच 0 के बराबर होगा तो जरा रिलेशन निकाल लीजिए। तो यहाँ पे जी डैश इक्वल टू कितने के बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। जी डैश कितने के बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। समझ गए क्या, समझ गए क्या, समझ गए क्या? अच्छा यहाँ पे 0 लिख दिया, सॉरी, समझिए यहाँ पे जो h होता है ना केंद्र पे h इक्वल टू कितने के बराबर हो जाता है, r के बराबर। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, r बटा क्या लिख देंगे, r, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाता है, 0। यानी केंद्र में g का वैल्यू कितने के बराबर होता है, g डैश का वैल्यू कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर। यानी जब पृथ्वी के केंद्र पर चले जाएगा ना तो g का वैल्यू कितने के बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। समझ में आया क्या, मैंने क्या क्या कंसेप्ट क्लियर किया, अभी समझिए। सबसे पहले मैंने बताया कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है, जियोइड होता है। जब ध्रुव की ओर जाते हैं तो आर का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। जब इक्वेटर पर आर का वैल्यू मापते हैं, जब विषुवत रेखा पर आर का वैल्यू मापते हैं तो आर क्या होता है, ज्यादा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा ज्योग्राफी में आप इसको पढ़िएगा तो और डिटेल में पढ़िएगा। फिर मैंने बताया कि हम ऊपर जाते हैं, जब पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते हैं तो जी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमने बोला कि आर किसके बराबर हो जाता है, एच प्लस आर ओ के बराबर हो जाता है। तो जी पे क्या होता है, जी घटता है। फिर हमने आपको बताया कि जब हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो यहां से रिजल्ट लिखते हैं, जी डैश इक्वल टू जी इंटू में 1 माइनस एच बट्टा में आर। इसका मतलब एच का कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाता है, जिससे हमारा पता चलता है कि 1 में से कुछ ना कुछ घटा है, तो जी का वैल्यू क्या होता है, जी डैश का वैल्यू क्या होता है, घटता है। फिर मैंने बताया कि जब हम पृथ्वी के ध्रुव पर जाते हैं, जब ध्रुव के पर जाते हैं तो आर का वैल्यू कितने का बराबर हो जाता है, एच के बराबर, या एच का वैल्यू कितने का बराबर हो जाता है, आर के बराबर। उस समय जी का वैल्यू हम जब निकालते हैं तो 0 आ जाता है। क्या निकालते हैं तो 0 आ जाता है। तो यानी हम सब कंसेप्ट समझ लिए कि जी पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, जी पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। समझ गए क्या? आज का हमारा टॉपिक यही था। अभी हमने आज क्या क्या कंप्लीट किया, अभी केंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, जी पर प्रभाव, सतह से ऊपर जाने पर, सतह की गहराई में आने पर, ध्रुव की ओर जाने पर, ध्रुव से हमारा केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, केंद्र से हमारी विषुवत रेखा पर की दूरी, मतलब जिसको त्रिज्या बोलते हैं उसकी दूरी, यानी केंद्र से ध्रुव तक की आर, और ध्रुव पे जो विषुवत रेखा पर आर, यानी ध्रुव वाला छोटा होता है त्रिज्या, और विषुवत रेखा वाला क्या होता है, बराबर होता है, मतलब बड़ा होता है। ये सारी कंसेप्ट हमने क्लियर किया और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अब ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और कीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो। आपका सिलेक्शन हमें बहुत खुशी देगा। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।